Hello everyone, welcome back to the Applied AI and Machine Learning course by Good Sky Research Foundation. Myself Siddharth. In this lecture, we are going to discuss cross validation, robust model evaluation, which is one of the most important topics in the machine learning, especially when it comes to the building reliable and production ready models. And in this session, we will focus not only on what cross validation is, but also why it is necessary, how it works, and how it is used in real world machine learning systems. Cross Cross validation forms the backbone of model evaluation in both academic research and industry grade machine learning pipelines. By the end of this lecture, you will clearly understand how to evaluate models in a statistically sound and professional way. Okay, so why evaluate models properly? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है वो यही है, मॉडल एवोल्यूशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? मशीन लर्निंग में एक बेसिक रूल होता है, ए मॉडल इज़ ओनली एज गुड एज इट्स एवोल्यूशन स्ट्रेटजी। मतलब कि अगर हम मॉडल को गलत तरीके से एवोल्यूट कर रहे हैं तो चाहे मॉडल कितना भी पावरफुल हो, हम गलत कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स या बिगिनर्स सिर्फ एक्यूरेसी देख के खुश हो जाते हैं, मॉडल ने 95% एक्यूरेसी दे दी, मॉडल बेस्ट है। लेकिन रियलिटी में ये है कि हाई एक्यूरेसी अलोन डजंट गारंटी जनरलाइजेशन। ओके, मॉडल को रियल वर्ल्ड में यूज़ करना होता है जहाँ डेटा कभी भी ट्रेनिंग डेटा जैसा नहीं होता। अगर हम सिर्फ ये एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पर डिपेंड करते हैं तो परफॉर्मेंस सिर्फ रैंडम लक की वजह से अच्छी या बुरी भी हो सकती है। इसीलिए प्रॉपर एवोल्यूशन ज़रूरी होता है ताकि हम ये जान सकें कि मॉडल अनसीन डेटा पर एक्चुअली कैसे बिहेव करेगा। ओके, क्रॉस वैलिडेशन एग्जैक्टली यही काम करता है। ये रियल वर्ल्ड अनसर्टेनिटी को सैमुलेट करता है और डिप्लॉयमेंट से पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कराता है। ओके, सो evaluation of model leads to the more confident decision making before deployment. अब समझते हैं कि सिंगल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में प्रॉब्लम क्या है। जब हम डेटा को रैंडमली स्प्लिट करते हैं, मान लो 80% ट्रेनिंग और 20% टेस्टिंग, तो ये स्प्लिट कभी कभी मॉडल के फेवर में चला जाता है और कभी अगेंस्ट। अगर टेस्ट सेट में इजी सैंपल्स आ गए तो मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर डिफ़िकल्ट सैंपल आ गए तो वही मॉडल वीक लगने लगेगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि सेम मॉडल सेम एल्गोरिदम बट डिफरेंट रिजल्ट्स, सिर्फ स्प्लिट बदलने से। ओके, ये इश्यूज और सीरियस हो जाते हैं जब डेटा सेट छोटा हो या क्लास इम्बेलेंस्ड हो। ओके, सो सिंगल स्प्लिट डेटा की फुल डाइवर्सिटी को कैप्चर ही नहीं कर पाता। इसी वजह से एवोल्यूशन मैट्रिक्स में हाई वेरिएंस आ जाता है। प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग में हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो मॉडल को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से टेस्ट करे, ना कि सिर्फ एक लकी या फिर अनलकी टेस्ट सेट पर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब आगे समझते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन है क्या। व्हाट इज़ क्रॉस वैलिडेशन? सो ये आज के इस सेशन का कोर कंसेप्ट है। व्हाट इज़ क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन, जिसको हम लेक्चर में आगे सीवी से भी डिनोट करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन एक स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेबल एवोल्यूशन टेक्निक है। इसमें हम डेटा सेट को सिर्फ एक बार स्प्लिट नहीं करते, बल्कि उसे के इक्वल पार्ट्स यानी फोल्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि जो के है इज इक्वल टू 5। ओके, तो प्रोसेस जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि हर आइट्रेशन में मॉडल 4 फोल्ड्स पर ट्रेन होता है। इफ़ के इज इक्वल टू हमने 5 लिया है तो जो मॉडल होगा वो कितने फोल्ड्स पर ट्रेन होगा? k-1, यानी कि 5 लिया है तो 4 पर ट्रेन होगा और बचे हुए एक फोल्ड पर टेस्ट होता है।
ये प्रोसेस 5 बार रिपीट होगा, जिसमें हर फोल्ड एक बार टेस्ट सेट बनता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि हर डेटा पॉइंट टेस्ट भी होता है और ट्रेनिंग का भी हिस्सा बन जाता है। फाइनल परफॉर्मेंस, हम सब फोल्ड्स के रिजल्ट्स का एवरेज निकालते हैं। ये एवरेज परफॉर्मेंस ज़्यादा स्टेबल होती है, बायस कम होता है और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के काफ़ी क्लोज होती है। इसीलिए क्रॉस वैलिडेशन को प्रोफेशनल मशीन लर्निंग एवोल्यूशन का स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके, सो कि इस स्लाइड से आपको कोर कंसेप्ट पता चला होगा कि क्रॉस वैलिडेशन है क्या, इसमें किस टेक्निक के बारे में बात की गई है। अब इस लेक्चर का रोड मैप क्लियरली समझ लेते हैं कि ताकि आपको पता रहे कि हम आगे क्या कवर करने वाले हैं और किस वे में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्रॉस वैलिडेशन के पीछे की कोड इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। बिना इंट्यूशन के सिर्फ फॉर्मूलाज या कोड का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये सब वाइडली यूज टेक्निक्स हैं। फिर हम देखेंगे कि के फोल्ड के इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का रोल, स्ट्रेटिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, डेटा लीकेज जैसे डेंजरस पिटफॉल्स भी देखेंगे। एंड लेक्चर की एंड की तरफ हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस लेक्चर का अल्टीमेट गोल ये है कि आप क्रॉस वैलिडेशन को सिर्फ यूज़ ना करें, बल्कि प्रोफेशनली और करेक्टली यूज़ कर पाएँ। ओके, सो अभी तक हमने जो इस लेक्चर के थ्रू जो पार्ट कवर किया है वो ये है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखने वाले हैं। लेकिन अब इस सेशन का एक नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। अब इस आने वाले 10-15 मिनट में, लगभग 20 मिनट तक हम समझेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन के पीछे का इंट्यूशन क्या है। ओके, सो अब यहाँ से हम क्रॉस वैलिडेशन का रियल इंट्यूशन समझना शुरू करेंगे। देखो, होता क्या है कि मशीन लर्निंग में एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि अगर मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा काम कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली रियल वर्ल्ड में भी अच्छा काम करेगा। लेकिन ट्रुथ ये है कि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस का डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है। ओके, क्रॉस वैलिडेशन का कोर आइडिया यही है कि मॉडल को सिर्फ एक फिक्स डेटा व्यू पर जज मत करो, उससे डेटा के मल्टीपल वर्जन्स पर टेस्ट करो। जब हम क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करते हैं तो हम इसेंशियली ये सैमुलेट कर रहे होते हैं कि अगर ट्रेनिंग डेटा थोड़ा सा अलग हो जाता या थोड़ा सा अलग होता तो मॉडल का बिहेवियर कैसा होता। ओके, इसका मतलब है कि हम मॉडल को बार बार थोड़ा थोड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं, हर बार एक अलग सेट ऑफ डेटा दे रहे हैं, अलग डिफरेंट टाइप से दे रहे हैं। हर फोल्ड एक नया मिनी रियल वर्ल्ड सिनेरियो बन जाता है। और जब मॉडल हर सिनेरियो में रीजनेबली परफॉर्म करता है, तब हम कह सकते हैं कि मॉडल जनरलाइज करता है, सिर्फ मेमोराइज नहीं। ओके, सो जब हम कह सकते हैं कि जो मॉडल है वो फोकस कर रहा है जनरलाइजेशन पर, मेमोराइजेशन पर नहीं। ओके, इसको हम एक रियल लाइफ एनालॉगी से भी समझ सकते हैं। आप मान सकते हैं कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक ही रोड पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस रोड के एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह अच्छी ड्राइविंग कर पाओगे। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रोड्स पर प्रैक्टिस करनी होगी ड्राइविंग की, तब जाके आप ऑल ओवर ऑल द रोड्स मास्टर कर पाएंगे ड्राइविंग का। तो क्रॉस वैलिडेशन का मतलब भी यही है, आप अलग अलग रोड्स, अलग अलग ट्रैफिक कंडीशंस, अलग अलग वेदर कंडीशंस में ड्राइविंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप हर जगह सेफ ड्राइव कर पा रहे हैं तब ही हम आपको गुड ड्राइवर कहेंगे। ये लॉजिक है क्रॉस वैलिडेशन के पीछे का। मशीन लर्निंग में बिल्कुल यही लॉजिक अप्लाई होता है। इसीलिए स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि द एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग क्लियरली, उनमें क्लियरली डिफाइन है कि जनरलाइजेशन एरर को एस्टिमेट करने के लिए रिपीटेड एवोल्यूशन ज़रूरी होता है। जनरलाइजेशन एरर्स को एस्टिमेट करने के लिए रिपीटेड एवोल्यूशन ज़रूरी होता है। ओके, so a reliable model should perform consistently across different subsets of data.
ओके, सो नेक्स्ट इज बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्म्स। अब थोड़ा जो इस सेशन के थ्रू आउट जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे वो टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टर्म्स समझे क्रॉस वैलिडेशन का फ्लो कंफ्यूजिंग लग सकता है। ओके, तो सबसे पहले आता है टर्म्स में फोल्ड। फोल्ड क्या है? फोल्ड का मतलब होता है डेटा सेट का एक पोर्शन। जब हम कहते हैं कि अभी हम लास्ट टू लास्ट स्लाइड पर हमने कहा था कि सपोज के इज इक्वल टू 5। तो जब हम कहते हैं ना कि के इक्वल टू 5, इसका मतलब डेटा सेट को 5 रफली इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, तो वही फोल्ड्स है। ओके, अब हमने कहा था कि के है ना, के इक्वल टू 5। अब उसमें के क्या है? के है कि सिंपली नंबर ऑफ फोल्ड्स है। कॉमन प्रैक्टिस इंडस्ट्री और रिसर्च दोनों में ये है कि के इज इक्वल टू 5 या के इज इक्वल टू 10, उसे क्या जाता है कि वो के नंबर ऑफ फोल्ड्स है। ओके, फोल्ड्स क्या है? सबसेट्स ऑफ डेटा सेट। एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। फोल्ड का मतलब होता है डेटा सेट का एक पोर्शन। ओके, और के का सिंपली मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोल्ड्स। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू देन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ट्रेनिंग सेट और वैलिडेशन सेट। ट्रेनिंग सेट और वैलिडेशन सेट का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग सेट वो डेटा होता है जिससे मॉडल पैरामीटर सीखता है, जैसे वेट्स, कोफिशिएंट, डिसीजन बाउंड्रीज। ओके, और वैलिडेशन सेट वो डेटा होता है जहां हम मॉडल को जज करते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, वैलिडेशन डेटा का यूज़ कभी भी लर्निंग के लिए नहीं होता है। अब आते हैं स्कोर या मैट्रिक पर। स्कोर का मतलब होता है मॉडल को नंबर में एक्सप्रेस करना। क्लासिफिकेशन में हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC यूज़ करते हैं। रिग्रेशन में MSC, RMSC, MEE, आर्ट जैसे मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस सेशंस में हम देख चुके हैं। ओके, सो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का मतलब होता है सब फोल्ड के मैट्रिक का एवरेज, और ये एवरेज ही हमें बताता है कि मॉडल ओवरऑल कितना रिलायबल है। ये जो डेफिनेशन अभी अभी ये हमने आपको बताई, ये कहाँ से है? ये है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग बुक से, उससे उससे अलाइंड है। ओके, हर किसी बुक में हर किसी कंसेप्ट को एक अलग अलग वे में रिप्रेजेंट क्या होता है, डिनोट क्या होता है। तो हो सकता है कि आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो वहाँ पर अलग तरीके से इस चीज़ की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया गया हो। ये नॉर्मल है। ओके, सो अब उस प्रोसेस को एक बार विजुलाइज करते हैं, विजुलाइजिंग द प्रोसेस। विजुलाइज कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को देखेंगे, समझते हैं कैसे होता है। ओके, मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है और हमने के इज इक्वल टू 5 चूज़ किया है। डेटा सेट को हम 5 इक्वल फोल्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, इसका मतलब यही के इज इक्वल टू 5 का मतलब है क्या? इसका मतलब है कि जो डेटा सेट था हमारे पास, हमने उसको 5 इक्वल फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया है। आइट्रेशन 1 में क्या होगा? फोल्ड 1 2 3 4 पर ट्रेनिंग होगी एंड फोल्ड 5 पर टेस्टिंग होगी। ओके, देन फर्दर ऑन आइट्रेशन 2 पर क्या होगा? फोल्ड 1 2 3 एंड 5 पर, है ना, 1 2 3 एंड 5 पर क्या हो जाएगी? ट्रेनिंग हो जाएगी। एंड टेस्ट किस पर होगा? फोल्ड 4 पर होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगी कब तक? जब तक हर फोल्ड एक बार टेस्ट सेट नहीं बन जाता। यानी कि हर एक सेट हर एक फोल्ड पर टेस्ट ना हो जाए तब तक ये आइट्रेशंस रिपीट होती रहेंगी। देखो, जैसे यहाँ पर 1 to 4 जो फोल्ड है उस पर ट्रेनिंग है एंड 5 पर टेस्ट है, तो ये ऐसी प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक हर कोई फोल्ड टेस्ट हर किसी फोल्ड पर एक टेस्टिंग, हर कोई फोल्ड जब तक टेस्टिंग सेट ना बन जाए। ओके, सो हर डेटा पॉइंट एग्जैक्टली एक बार टेस्ट होता है। ओके, सो और मल्टीपल बार ट्रेनिंग का पार्ट बनता है। यानी कि जो एक फोल्ड है वो एक बार टेस्टिंग सेट बनेगा और मल्टीपल टाइम वो बन सकता है आपका ट्रेनिंग सेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कोई भी सैंपल इग्नोर नहीं होता,
जब एक बार मिनिममली एक बार सबकी टेस्टिंग हो रही है तो कोई इग्नोर नहीं हुआ। जब हम सब आइट्रेशंस के बाद परफॉर्मेंस का एवरेज निकालते हैं तो हम रैंडमनेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। इसी वजह से क्रॉस वैलिडेशन को स्टैटिस्टिकली साउंड एवोल्यूशन टेक्निक कहा जाता है। ओके। यानी कि हमने पहले के चूज़ किया, यानी कि के की वैल्यू डिफाइन करी, उसके बाद फिर हमने आइट्रेशंस लगाए एंड आइट्रेशंस में क्या हुआ, मल्टीपल टाइम एक सेट पर ट्रेनिंग हो सकती है लेकिन एक बार ही एक सेट पर टेस्टिंग होगी। एंड ये आइट्रेशंस जब तक चलेंगी जब तक हर सेट पर टेस्टिंग ना हो जाए। एंड देन हम इस सब के बाद हमने परफॉर्मेंस का एवरेज लिया सभी टेस्ट स्कोर का। इस इस तरह से हमने इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज किया और इसी वजह से हम क्रॉस वैलिडेशन को स्टैटिस्टिकली साउंड एवोल्यूशन टेक्निक भी कहते हैं। ओके। सो अब लॉजिकली क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉस वैलिडेशन काम क्यों करता है ना। सो सबसे पहली वजह, ये सिंगल स्प्लिट रैंडमनेस को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देता है। जब हम सिर्फ एक स्प्लिट यूज़ करते हैं हम एक ही वर्जन ऑफ रियलिटी देख रहे हैं। क्रॉस वैलिडेशन में हम मल्टीपल रियलिटीज़ देखते हैं। दूसरी वजह, ये डेटा का एफिशिएंट यूज़ करता है, स्पेशली जब डेटा सेट छोटा हो तब हर सैंपल इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉस वैलिडेशन इंश्योर करता है कि कोई भी डेटा वेस्ट ना हो। तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न आई शुड से, ये हमें मॉडल स्टेबिलिटी का आइडिया देता है। अगर हर फोल्ड पर स्कोर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है तो मॉडल रिलायबल है। अगर स्कोर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि हर फोल्ड के टेस्ट पर हर फोल्ड का जो स्कोर आ रहा है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, तो या तो मॉडल अनस्टेबल है या डेटा में कुछ प्रॉब्लम है ना। इसी कंसेप्ट को हेस्टी एंड टिप्शरनी अपनी बुक में वेरिएंस एस्टिमेशन के कंटेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। ओके। सो आप इस बुक से इस कंसेप्ट को और डीपली समझ सकते हैं। तो आगे आने वाला टॉपिक भी हमारा वेरिएंस से रिलेटेड है, दैट इज बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इन क्रॉस वैलिडेशन। यहाँ से थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ये कंसेप्ट प्योर मशीन लर्निंग का बैकबोन है। जब हम के का वैल्यू चेंज करते हैं तो हम इनडायरेक्टली बायस और वेरिएंस के बीच बैलेंस चेंज कर रहे होते हैं, है ना। जब के ज़्यादा होता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जब हमने के की वैल्यू चेंज करी थी या हम के की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं तो हम इनडायरेक्टली क्या चेंज कर रहे, हम क्या चेंज कर रहे होते हैं, बायस और वेरिएंस के बीच का बैलेंस चेंज कर रहे होते हैं, है ना। तो जब के ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जब के कम होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखो, जब के ज़्यादा होता है ना तो मान लो जैसे कि एग्जांपल के लिए के इज इक्वल टू 10। ओके। सो ट्रेनिंग डेटा ऑलमोस्ट फुल हो, जब के ज़्यादा होता है तो ट्रेनिंग डेटा ऑलमोस्ट फुल होता है, बायस कम होता है लेकिन वेरिएंस बढ़ सकता है और कंप्यूटेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ओके। लेकिन जब के कम होता है, लेट सपोज कि हमने के की वैल्यू 3 है, तो ट्रेनिंग डेटा कम हो जाता है, बायस ज़्यादा होता है लेकिन वेरिएंस भी कम होगा एंड और एवोल्यूशन फास्ट होता है। आप यहाँ पर स्लाइड पर भी देख सकते हैं कि व्हेन द मोर फोल्ड्स, लोअर बायस, हायर वेरिएंस, इंक्रीज कंप्यूटेशनल कॉस्ट। फ्यूअर फोल्ड्स, हायर बायस, लोअर वेरिएंस, फास्टर एग्जीक्यूशन। ये चॉइस इसी ये जो चॉइस है थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है कि के इक्वल टू 5 या के इक्वल टू 10 चूज़ करते हैं। ये जो है रियल वर्ल्ड में हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। ओके। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन डेटा सेट साइज, नॉइज लेवल, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। सो इस यहाँ तक हमने देखा कि कोर जो इस सेशन का कोर कंसेप्ट था क्रॉस वैलिडेशन, उसके बारे में हमने बेसिक सी जो डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पर कंक्लूड करी। ओके। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पार्ट में, इस सेशन के इस पार्ट में हम देखेंगे कि
टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइप है होल्ड आउट वैलिडेशन। इसको समझते हैं। होल्ड आउट वैलिडेशन जो कि क्रॉस वैलिडेशन का सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस अप्रोच में ना हम डेटा सेट को सिर्फ एक बार स्प्लिट करते हैं, जैसे कि 80% ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्टिंग के लिए, जैसे कि 80/20। ओके, मतलब मॉडल एक ही बार ट्रेन होता है और एक ही बार एवोल्यूट होता है। ये अप्रोच बिगिनर्स के लिए समझना बहुत ईजी होता है और इसीलिए ये अक्सर अर्ली प्रोटोटाइपिंग में यूज़ भी होता है। लेकिन यहाँ एक सीरियस एक कंसिडरेबल प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका स्प्लिट अनलकी हो गया, मान लो टेस्टिंग सेट थोड़ा हार्ड सैंपल ले गया या ट्रेनिंग सेट में बायस डेटा आ गया, तो आपका परफॉर्मेंस एस्टीमेट गलत हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि होल्ड आउट वैलिडेशन फास्ट होता है बट अनस्टेबल होता है। ओके, सो लार्ज डेटा सेट्स में ये काफ़ी ठीक काम कर जाता है कि क्योंकि रैंडमनेस का ना जो रैंडमनेस का इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन स्मॉल या मीडियम डेटा सेट्स के लिए ये अप्रोच मिसलीडिंग हो सकती है। ओके, सो होल्ड आउट वैलिडेशन जो है वो अर्ली प्रोटोटाइपिंग में भी यूज़ करी जाती है। होल्ड आउट वैलिडेशन वेरी फास्ट है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो कैसा है, अनस्टेबल है। ओके, एंड हाईली सेंसिटिव टू द रैंडम परफॉर्मेंस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द होल्ड आउट वैलिडेशन। अब आता है हमारे पास के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जो कि इंडस्ट्री और रिसर्च दोनों में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टेक्निक है। व्हाट? के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इस अप्रोच में हम डेटा सेट को के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड है। और सिंपल फर्स्ट स्टेप क्या है, डेटा सेट को डिवाइड कर दिया के फोल्ड्स में। और हर आइट्रेशन में क्या करेंगे, के-1 फोल्ड पर ट्रेनिंग और एक फोल्ड पर टेस्टिंग। और ये प्रोसेस रिपीट भी होता है जब तक हर फोल्ड एक बार टेस्ट सेट ना बन जाए। ये आइट्रेशंस कब तक रिपीट होंगे, जब तक कि हर एक फोल्ड टेस्टिंग सेट ना बन जाए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो परफॉर्मेंस का एवरेज निकलता है जो सिंगल स्प्लिट से कहीं ज़्यादा रिलायबल होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर आपका मॉडल स्ट्रॉन्ग है तो हर फोल्ड परफॉर्मेंस जो हो वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी। अगर मॉडल अनस्टेबल है तो स्कोर्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखेगा। इसी वजह से के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को मॉडल कंपैरिजन के लिए आइडियल माना जाता है। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन होती है k=5 या k=10, क्योंकि ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट और स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी का अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कराता है। ये अप्रोच साइकिट लर्न का डिफ़ॉल्ट भी है, जो खुद बताता है कि ये टेक्निक रियल वर्ल्ड में कितनी ट्रस्टेड है। ओके, सो स्टैंडर्ड अप्रोच है मॉडल कंपैरिजन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। ओके, सो stratified k-fold cross validation. It is extremely important for classification. अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे हैं तो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका मतलब होता है कि हर फोल्ड में क्लास डिस्ट्रीब्यूशन प्रिजर्व की जाती है। लेट सपोज आपके डेटा सेट में 90% क्लास ए है और 10% क्लास बी है। 90% ए, 10% बी, क्लास ए क्लास बी। अगर आप सिंपल के फोल्ड यूज़ करोगे, सिंपल के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करेंगे तो हो सकता है किसी फोल्ड में क्लास बी ऑलमोस्ट ना हो। इसी केस में मॉडल एवोल्यूशन बिल्कुल मिसलीडिंग हो जाएगा, है ना। स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड इंश्योर कराएगा कि हर फोल्ड में अप्रॉक्सीमेटली वही क्लास रेशियो हो जो ओरिजिनल डेटा सेट में था। आई होप इट इज़ क्लियर टू, एंड दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द के फोल्ड एंड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। कि के फोल्ड में हो सकता है कि कोई सेट ऐसा आ जाए कि जिसमें ऑलमोस्ट बी ना हो, ऑलमोस्ट अगर बी 10% है तो ये केस ज़्यादा हो सकता है कि किसी सेट में ऑलमोस्ट बी ना हो।
तो लेकिन स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड वहीं पर क्या इंश्योर करा देगा कि हर फोल्ड में अप्रॉक्सीमेटली वही क्लास रेशियो हो जो ओरिजिनल डेटा सेट में था। ये टेक्निक स्पेशली इम्पोर्टेंट होती है इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए, है ना। ये इम्बैलेंसिंग ही तो है, 90% एंड 10%। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, स्पैम डिटेक्शंस, ऐसे केसेस में, ऐसे इम्बैलेंस डेटा सेट्स में ये जो टेक्निक है ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है। रिसर्च पेपर और कैगल कॉम्पिटिशन्स में ऑलमोस्ट हमेशा स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ होता है जब क्लासिफिकेशन टास्क हो। साइकिट लर्न भी क्लासिफिकेशन के लिए डिफ़ॉल्ट में स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड यूज़ करता है, जो इस टेक्निक की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कराता है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जहाँ पर हमने स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के साथ साथ हमने ये भी समझा कि स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कैसे डिफर करता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन से। ओके, सो नेक्स्ट इज लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। ओके, अब हम बात करेंगे लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। इसके नाम से ही आप सजेस्ट कर सकते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स, जैसे कि जो कि एक एक्सट्रीम वर्जन है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का ही, के फोल्ड सीवी का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है ना, या हम कह सकते हैं कि स्पेशल केस है। यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। मतलब अगर डेटा सेट में 100 सैंपल्स हैं तो 100 फोल्ड बनेंगे, है ना। अगर डेटा सेट में 100 सैंपल्स हैं तो 100 फोल्ड बनेंगे। हर आइट्रेशन में क्या होगा, 99 सैंपल्स पर ट्रेनिंग एंड 1 सैंपल पर टेस्टिंग। इसका फ़ायदा ये है कि मॉडल को ना ऑलमोस्ट प्योर ट्रेनिंग डेटा मिलेगा। ओके, सो बायस बहुत कम होता है क्योंकि ट्रेनिंग सेट मैक्सिमम साइज़ का होता है। लेकिन इसका नुकसान भी बहुत बड़ा होगा, जैसे कि कंप्यूटेशन कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई हो जाएगी, वेरिएंस ज़्यादा हो सकता है एंड लार्ज डेटा सेट के लिए इम्प्रैक्टिकल है। ओके, इसीलिए लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन सिर्फ वेरी स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या रेयर मेडिकल स्टडीज़। ओके, so this is all about the leave one out CV. Now repeated k-fold cross validation. कभी कभी इवन के फोल्ड सीवी भी थोड़ा अनस्टेबल लग सकता है, स्पेशली जब डेटा सेट छोटा हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास रिपीटेड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इसमें हम के फोल्ड प्रोसेस को मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं, हर बार डिफरेंट रैंडम स्प्लिट्स के साथ, फिर सब स्कोर का ओवरऑल एवरेज लेते हैं। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि वेरिएंस और कम हो जाता है, मतलब परफॉर्मेंस एस्टीमेट और ज़्यादा स्टेबल और ट्रस्टवर्दी हो जाता है। ये अप्रोच रिसर्च लेवल एक्सपेरिमेंट में काफ़ी पॉपुलर है, जब रिजल्ट की रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ऑब्वियसली कंप्यूटेशन कॉस्ट और ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए ये टेक्निक तब करनी चाहिए जब डेटा लिमिटेड हो और एवोल्यूशन का इम्पैक्ट हाई हो। ओके, so next type is we have nested cross validation. Okay, nested cross validation में एम एल पाइपलाइंस, यानी कि एम एल पाइपलाइंस के लिए एक स्टैंडर्ड है, इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड। क्रॉस वैलिडेशन में अगर जनरली अगर हम डिस्कस करें कि होता क्या है, यहाँ पर दो लूप्स होते हैं, इनर लूप, आउटर लूप। इनर लूप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए एंड आउटर लूप मॉडल एवोल्यूशन। नॉर्मल क्रॉस वैलिडेशन में होता क्या है कि हम सेम डेटा का यूज़ ट्यूनिंग और एवोल्यूशन दोनों के लिए कर लेते हैं, जो कि डेटा लीकेज क्रिएट कर देता है। नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन में इस प्रॉब्लम को ही कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया गया, जैसे कि आउटर लूप में रियल टेस्ट इन्वायरमेंट एक्ट होगा और इनर लूप सिर्फ बेस्ट पैरामीटर चूज़ करता है। इसका रिजल्ट होता है अनबायस्ड परफॉर्मेंस एस्टीमेट। रिसर्च पेपर में जब मॉडल्स कंपेयर किए जाते हैं, नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। ओके, डाउन साइड ये है कि कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, लेकिन करेक्टनेस के लिए ये सेक्रीफाइस एक्सेप्टेबल होगा, है ना। यहाँ पर करेक्टनेस पीक पर है, तो उसके लिए
कंप्यूटेशनल कॉस्ट हाई हो जाएगी तो फिर भी वो चलेगा। ओके, क्योंकि रिलायबिलिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन। नेक्स्ट वी हैव टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन। अब सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्रॉस वैलिडेशन का, टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन। यहाँ एक गोल्डन रूल होता है, फ्यूचर डेटा कभी भी पास्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। फ्यूचर डेटा कभी भी पास्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ नहीं होगा। नॉर्मल सीवी रैंडम शफलिंग कराता है, लेकिन टाइम सीरीज डेटा में रैंडम शफलिंग बिल्कुल गलत है। इसलिए यहाँ हम रोलिंग विंडो या एक्सपेंडिंग विंडो अप्रोच यूज़ करते हैं। पहले सिर्फ पास डेटा पर ट्रेन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम स्टेप पर टेस्ट करते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होता है, और जैसे टाइम आगे बढ़ता है ये अप्रोच फाइनेंस, वेदर फोरकास्टिंग, स्टॉक प्रेडिक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग जैसे डोमेन्स में एब्सोल्युटली ज़रूरी हो जाती है, इसेंशियल है। ओके, अगर आप टाइम सीरीज़ में नॉर्मल सीवी यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट कंप्लीटली अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। इसलिए इंडस्ट्री में टाइम अवेयर वैलिडेशन को एक नॉन नेगोशिएबल रूल माना जाता है। ओके, for these this is essential, what time series cross validation. Okay, ओके, सो इस पार्ट तक, सेशन के इस पार्ट तक हमने समझा हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि जिस कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, यानी कि व्हाट इज़ क्रॉस वैलिडेशन के बारे में, है ना, फंडामेंटल ऑफ क्रॉस वैलिडेशन के बारे में समझा। फिर हमने उससे नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कि क्रॉस वैलिडेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, है ना। हमने देखा के फोल्ड, स्टेटिफाइड के फोल्ड, लीव एंड टाइम सीरीज़, है ना। ये हमने इसके वेरियस टाइप्स देखे क्रॉस वैलिडेशन के। हमने देखा कि जो नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन था वो उसकी कंप्यूटेशनल हाई भी हो रही थी, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसकी क्या है, रिलायबिलिटी हाई है। ओके, सो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक समझी और देखी। अब सेशन के इस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स। जैसे कि टिपिकल वर्कफ्लो किसके लिए, क्रॉस वैलिडेशन के लिए। अब तक हमने क्रॉस वैलिडेशन के कंसेप्ट समझ लिए हैं सही ढंग से, है ना। अब सवाल आता है कि प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में सीवी यानी कि क्रॉस वैलिडेशन कैसे अप्लाई होगा। इसीलिए इस सेशन में हमने ये पार्ट रखा है। ओके, इस सेशन में हम समझेंगे एंड टू एंड वर्कफ्लो क्या है क्रॉस वैलिडेशन का। स्टेप 1 होता है डेटा सेट को फोल्ड में स्प्लिट करना। यहाँ एक कॉमन गलती होती है जो बिगनर्स करते हैं, वो डायरेक्टली पूरा डेटा सेट उठा के क्रॉस वैलिडेशन लगा देते हैं बिना ये सोचे कि डेटा पहले से प्री प्रोसेस हुआ है या नहीं। करेक्ट अप्रोच ये होता है, रो डेटा लो, क्रॉस वैलिडेशन के हर फोल्ड के अंदर प्री प्रोसेसिंग करो और फोल्ड के बाहर कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना होने पाए, है ना। स्टेप 2 में हर फोल्ड के लिए हम मॉडल ट्रेन करते हैं, सिर्फ K-1 फोल्ड पर है ना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट होती है हर फोल्ड में, मतलब मॉडल को कोई याद नहीं होती पिछले फोल्ड की, इंडिपेंडेंट होती है। स्टेप 3 में मॉडल को सिर्फ उस फोल्ड पर एवोल्यूएट करते हैं जो ट्रेनिंग में यूज़ नहीं हुआ। इस पॉइंट पर जो मैट्रिक मिलता है वही ट्रू वैलिडेशन परफॉर्मेंस होती है। स्टेप 4 में हम सब फोल्ड के स्कोर्स कलेक्ट करते हैं और उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। मीन हमें बताता है एवरेज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है मॉडल कितना स्टेबल है। ओके, ये पूरा वर्कफ्लो एग्जैक्टली वही है जो इंडस्ट्री ग्रेड मशीन लर्निंग पाइपलाइंस फॉलो करती हैं। इस स्लाइड में हमने वही स्टेप्स इस वर्कफ्लो पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है जो हमने आपको समझाया। ओके, अब हम एक कंक्रीट एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बिना नंबर्स के इंट्यूशन इनकम्प्लीट होती है। मान लो आपके पास 1000 सैंपल्स का एक डेटा सेट है। अगर आप 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करते हो तो हर फोल्ड में 200 सैंपल होंगे, है ना। ओके, सो आइट्रेशन 1 में क्या होगा, ट्रेनिंग 800 सैंपल एंड टेस्टिंग 200 सैंपल्स। आइट्रेशन 2 में क्या होगा,
ट्रेनिंग और टेस्टिंग का कंपोजिशन बदलता चला जाएगा, है ना। इस तरह से हर डेटा पॉइंट एग्जैक्टली एक बार टेस्ट होगा और 4 बार ट्रेनिंग का हिस्सा बनता चला जाएगा। अब मान लो आपको 5 एक्यूरेसी स्कोर मिले, 91%, 92%, 90%, 93%, 92%। आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक टेस्ट स्प्लिट देख लें तो हो सकता है 90% या 93 में से कोई भी आ जाता है ना। लेकिन क्रॉस वैलिडेशन में हमें मिलता है मीन एक्यूरेसी क्या होगी। देखो 5 एक्यूरेसी स्कोर्स क्या थे, 91, 92, 90, 93 एंड 92। सो मीन एक्यूरेसी क्या निकल के आ जाएगी, 91.6%। वहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, लो। ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। इसीलिए एकेडमिक पेपर्स में सिंगल एक्यूरेसी की जगह क्रॉस वैलिडेशन एवरेज रिपोर्ट किया जाता है। ओके। यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकता है कि जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उनका आप अगर मीन निकालें तो वही सिमिलर वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल दूसरा लिया है तो हो सकता है वैल्यू डिफरेंट आए। ओके। सो अब थोड़ा कोड इंट्यूशन समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ फोकस कोड याद करने पे नहीं रखना है, बल्कि कोड के पीछे का लॉजिक समझना है। जैसे साइकिट लर्न में ना क्रॉस वैलिडेशन के लिए ओके। ये फंक्शन है क्रॉस अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, ये फंक्शन है जो पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा। क्रॉस वैलिडेशन के लिए है ये किस में किसके अंदर, साइकिट लर्न के अंदर। ओके। जब हम लिखते हैं क्रॉस अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर स्कोर, ओके, तो ये पूरी प्रोसेस को एंटायर प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा। और लेट्स सपोज ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। देखो यहाँ पर ये फंक्शन पहले हम कॉल करेंगे क्रॉस अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर स्कोर, फिर हम उसके बाद लिखेंगे स्कोर्स। जो स्कोर्स एक वेरिएबल जो स्कोर्स है उसके अंदर क्या है, क्रॉस अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर स्कोर एंड पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, मॉडल एक्स वाई एंड क्रॉस वैलिडेशन इजकल टू 5। ओके। तो इंटरनली क्या क्या हो रहा होगा, साइकिट लर्न ऑटोमेटिकली डेटा को 5 फोल्ड में स्प्लिट कर देगा, क्योंकि हमने ऊपर उस फंक्शन के साथ साथ इसमें दिया है कि क्रॉस वैलिडेशन इक्वल टू 5 लिखा है हमने कोड के अंदर, है ना। सो साइकिट लर्न जो उसको ऑटोमेट कर देगा। ओके। हर फोल्ड के लिए मॉडल ट्रेन करेगा, हर फोल्ड का स्कोर स्टोर करता चला जाएगा वहाँ पे। ओके। जब हम वहाँ पर फिर स्कोर्स डॉट मीन ऐसे एक कोड में लिखेंगे तो हम एवरेज जनरेशन परफॉर्मेंस निकाल रहे होंगे। आई थिंक यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है। इस कोड वाले पार्ट को, इस प्रैक्टिकल पार्ट को आप आगे फर्दर प्रोजेक्ट वाले लेक्चर्स में समझ रहे होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो जब हम स्कोर डॉट मीन करके कोड में जो फंक्शन कॉल करेंगे तो हम एवरेज जनरेशन परफॉर्मेंस निकाल रहे होंगे। फिर वैसे ही हम स्कोर डॉट एस टी डी हमें क्या बताएगा, मॉडल फोल्ड के अक्रॉस कितना कंसिस्टेंट है। ऐसे ही हम इसके और पैरामीटर्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये अप्रोच रिप्रोड्यूसिबल होता है। ओके। इस वजह से साइकिट लर्न रिसर्च और इंडस्ट्री दोनों में वाइडली ट्रस्टेड है। एक क्वेश्चन आता है ये अप्रोच जो है वो रिप्रोड्यूसिबल है क्योंकि सेम रैंडम स्टेट के साथ रिजल्ट रिपीट हो सकते हैं। ये लाइन ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सेम जिस जिस रिजल्ट की जो रैंडम स्टेट जो है वो सेम है, उनका रिजल्ट रिपीट हो सकता है ना। ओके।
यहाँ पर हमें इस कोड के सिंटेक्स वाइज और इसको याद करने पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। इसके पीछे का कंसेप्ट हमें समझना था केवल, कि जो ये क्रॉस अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर स्कोर नाम का जो ये फंक्शन था जो कि साइकिल लर्न में है, वो किस लिए काम कर रहा है, क्रॉस वैलिडेशन के लिए यूज़ हो रहा है। वो वहाँ पर यहाँ वहाँ पर ये फंक्शन अपने आप इसे ऑटोमेट कर देगा। फिर लेकिन हमें इसमें ये भी इनपुट देना होगा इसको कोड के ज़रिए ही, कि हम इसको कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसको, हम जैसे हम यूजली प्रोग्रामिंग में करते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर डालेंगे उसको हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें कोड लिखना है, और उसमें क्या क्या पैरामीटर दे रहे हैं वो हम उसके ज़रिए हम क्या बता देंगे कि हम क्रॉस वैलिडेशन में के की क्रॉस वैलिडेशन स्कोर 5 ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके हमें इस चीज़ को कंसेप्चुअली समझना है। ओके, सो आई होप आप समझ पाए होंगे क्रॉस वैलिडेशन के जो कोड के पीछे का कंसेप्ट क्या था। ठीक है, उसमें हमने स्कोर्स डॉट मीन के बारे में समझा, स्कोर्स डॉट एस टी डी के बारे में समझा। एस टी डी यहाँ पर ये बता रहा था कि मॉडल फोल्ड के अक्रॉस कितना कंसिस्टेंट था। ओके, सो अब हम समझते हैं क्रॉस वैलिडेशन वर्सेस द टेस्ट सेट। ओके, क्रॉस वैलिडेशन और फाइनल टेस्ट सेट सेम चीज़ नहीं होते। क्रॉस वैलिडेशन का रोल होता है मॉडल सिलेक्शन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, एल्गोरिदम कंपैरिजन। जब आप बेस्ट मॉडल चूज़ कर लेते हो तो तब आता है फाइनल टेस्ट का रोल, फाइनल टेस्ट सेट का रोल। फाइनल टेस्ट सेट को अपने पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ये टेस्ट सेट रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट का सिमुलेशन होता है। अगर आप टेस्ट सेट को ट्यूनिंग में यूज़ कर लेते हो तो परफॉर्मेंस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाती है। इसीलिए प्रोफेशनल एमएल वर्कफ्लो में क्लियरली सेपरेशन होती है क्रॉस वैलिडेशन टू डिसीजन मेकिंग एंड टेस्ट सेट से फाइनल रिपोर्टिंग की तरफ। ओके, ये प्रिंसिपल ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है मशीन लर्निंग में। ओके, सो नेक्स्ट इज हैंडलिंग द इम्बेलेंस डेटा। अब इस पार्ट के इस सेशन के इस पार्ट के इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में हम एंडिंग की तरफ हैं, और हम समझेंगे कि इम्बेलेंस डेटा को कैसे हैंडल किया जाए। जब डेटा सेट में क्लास डोमिनेट करती है तो एक्यूरेसी एक डेंजरस मैट्रिक बन जाती है। मान लो फ्रॉड डिटेक्शन प्रॉब्लम है जहाँ पर 99% ट्रांजेक्शन जेन्युइन्स हैं। अगर मॉडल सबको जेन्युइन बोल दे तो एक्यूरेसी 99% आ जाएगी, लेकिन मॉडल यूजलेस होगा ना। इसीलिए इम्बेलेंस डेटा के साथ स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड यूज़ करना मैंडेटरी हो जाएगा। एक्यूरेसी के बजाय F1 स्कोर, ROC AUC जैसे मैट्रिक यूज़ होते हैं। क्रॉस वैलिडेशन यहाँ और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर फोल्ड में क्लास बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर फोल्ड्स गलत बने तो एवोल्यूशन कंप्लीटली मिसलीडिंग हो सकते हैं। इंडस्ट्री में फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस और रिस्क मॉडलिंग जैसे डोमेन्स में क्रॉस वैलिडेशन प्लस में स्ट्रेटिफिकेशन को नॉन नेगोशिएबल बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। ओके, सो इस पार्ट में हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन, है ना, जो इस सेशन के कंसेप्ट से रिलेटेड थी वो हमने समझा। अब हम देखते हैं, अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम समझेंगे मॉडल रॉबस्टनेस के बारे में, है ना। अंडरस्टैंडिंग द मॉडल रॉबस्टनेस, मॉडल सिर्फ अच्छा स्कोर दे रहा है ये या रिलायबल भी है, इस बारे में हम समझेंगे। ये डिफरेंस हमें समझना है कि मॉडल सिर्फ एक अच्छा स्कोर दे रहा है या फिर वो उस पर वो उसकी रिलायबिलिटी भी है। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सेशन इज स्टेबिलिटी अक्रॉस फोल्ड्स। अब यहाँ से हम एवोल्यूशन के एडवांस सिग्नल्स पढ़ना सीखेंगे। सिर्फ मीन स्कोर देखना काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मॉडल फोल्ड्स के अक्रॉस कितना स्टेबल बिहेव कर रहा है। अगर आपको हर फोल्ड में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, इसका मतलब मॉडल ने डेटा के जनरल पैटर्न सीखे हैं, ना कि स्पेसिफिक सैंपल्स या नॉइज़। लेकिन अगर स्कोर्स कुछ फोल्ड में बहुत अच्छे हैं और कुछ में बहुत ख़राब आ रहे हैं तो ये एक वार्निंग साइन है। ये इंडिकेट करता है मॉडल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंसिटिव है या फीचर स्पेस प्रॉपरली लर्न नहीं हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट और पावरफुल सिग्नल दे रहा होता है, जैसे कि लो स्टैंडर्ड डेविएशन मॉडल रिलायबल है,
एंड हायर स्टैंडर्ड डेविएशन इज मॉडल अनस्टेबल है। ओके, सो प्रोफेशनली जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होते हैं वो जो क्रॉस वैलिडेशन का रिजल्ट्स होता है उसको हमेशा मीन प्लस माइनस स्टैंड एसटीडी के फॉर्म में देखते हैं या डिनोट करते हैं, सिर्फ एक नंबर के रूप में नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिटेक्टिंग ओवरफिटिंग यूजिंग द क्रॉस वैलिडेशन। अब बात करते हैं कि ओवरफिटिंग डिटेक्शन कैसे हो जहां क्रॉस वैलिडेशन अपनी रियल पावर दिखा सके। ओवरफिटिंग का सिंपलेस्ट सिग्नल होता है ट्रेनिंग स्कोर बहुत हाई, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर कंपैरेटिवली लो। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को ऑलमोस्ट याद कर लिया लेकिन अनसीन डेटा पर फेल हो रहा है। अगर सिर्फ ट्रेनिंग एक्यूरेसी देखते हैं तो आप गलत कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, है ना। क्रॉस वैलिडेशन यहाँ आपको रियलिटी चेक दे रहा है। जैसे ही आप देखो कि ट्रेनिंग और सीवी स्कोर में बहुत बड़ा गैप आ रहा है तो तुरंत करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए, जैसे कि मॉडल कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी चाहिए, रेगुलरेशन लगानी चाहिए, मोर डेटा कलेक्ट करना चाहिए, अर्ली स्टॉपिंग यूज़ कर देनी चाहिए। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजीज हैं जो डीप लर्निंग पाइपलाइंस में फॉलो होती हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट ओवरफिटिंग यूजिंग द क्रॉस वैलिडेशन। नाउ वी हैव हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग विद क्रॉस वैलिडेशन। अब बात करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की, जहां क्रॉस वैलिडेशन ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाता है। जब हम ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन या रैंडमाइज सर्च क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करते हैं तो हम मैनुअली मॉडल ट्यून नहीं कर रहे होते हैं, हम सिस्टम को फेयर एवोल्यूशन का रूल दे रहे होते हैं। हर हाइपर पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू वैलिडेट होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक लकी स्प्लिट की वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ है। सीवी क्रॉस वैलिडेशन इंश्योर करता है कि जो पैरामीटर्स सिलेक्ट हो रहे हैं वो ओवरऑल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग विदाउट क्रॉस वैलिडेशन ऑलमोस्ट अनअसेप्टेबल माना जाता है। नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन के साथ ट्यूनिंग और भी ज़्यादा फेयर और अनबायस्ड हो जाती है। रिसर्च पेपर्स में जब मॉडल कंपैरिजन पब्लिश होते हैं तो रिव्यूअर्स जो होते हैं वो सीवी बेस्ड ट्यूनिंग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पर। ओके, सो ना अब एक रियलिस्टिक बात करते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन फ्री नहीं होता। अगर आप 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ कर रहे हो तो मॉडल 10 बार ट्रेन हो रहा है। अगर नेस्टेड सीवी है तो ट्रेनिंग साइकिल्स और भी ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए एमएल इंजीनियर्स को हमेशा कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का ट्रेड ऑफ समझना पड़ता है। लार्ज डेटा सेट के लिए फ्यूअर फोल्ड्स काफ़ी होते हैं, समटाइम्स सिंपल होल्ड आउट भी एक्सेप्टेबल होता है। स्मॉल डेटा सेट के लिए सीवी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। ये सब वही पॉइंट्स हैं जो हम पहले इस सेशन के थ्रू देख चुके हैं, बता चुके हैं। मॉडर्न मशीन लर्निंग सिस्टम में पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करके फोल्ड को साइमल्टेनियसली ट्रेन किया जाता है। साइकिल लर्न भी एन जॉब्स पैरामीटर प्रोवाइड करता है ताकि क्रॉस वैलिडेशन एफिशिएंटली स्केल हो सके। मतलब क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ स्मार्टली करना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटेशनल कंसिडरेशन। सो जैसा कि हमने कहा था कि हम इस सेशन के थ्रू इस सेशन में हम डेटा लीकेज जैसे पिटफॉल्स के बारे में देखेंगे। तो इस सेक्शन का सबसे डेंजरस कंसेप्ट है डेटा लीकेज। डेटा लीकेज का मतलब क्या होता है, जब फ्यूचर में टेस्ट इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोसेस में घुस जाती है ना, यानी कि जो टेस्ट इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोसेस में आ जाती है, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वहाँ पर पहले पूरे डेटा सेट पर स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन, फिर क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करना। ये एक साइलेंट बग है जो मॉडल परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली बूस्ट कर रहा होता है वहाँ पर। करेक्ट अप्रोच ये होती है कि हर फोल्ड के अंदर प्री प्रोसेसिंग करो, टेस्ट फोल्ड को बिल्कुल आइसोलेट रखना चाहिए। अगर लीकेज हो गया तो जो क्रॉस वैलिडेशन का रिजल्ट मीनिंगलेस हो जाएगा, चाहे स्कोर कितना भी अच्छा दिख रहा हो वहाँ पर, है ना। इंडस्ट्री में डेटा लीकेज को मॉडल फेलियर का मेजर रीज़न माना जाता है, इसीलिए पाइपलाइंस और ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ किया जाए
ताकि लीकेज ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो सके, है ना। ये ये जो इस स्लाइड पर जितना भी कुछ हमने डेटा लीकेज के बारे में सीखा, ये रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग के लिए एक नॉन नेगोशिएबल लर्निंग्स हैं। ओके, सो इस वाले पार्ट में हमने देखा कि मशीन लर्निंग सॉरी क्रॉस वैलिडेशन के इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हमने इसमें कवर किया। अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन का रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव और एडवांस्ड एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, इस सेक्शन में हमें क्या याद रखना है कि हमें समझना होगा कि क्रॉस वैलिडेशन थ्योरी नहीं है, एक रियल वर्ल्ड सर्वाइवल स्किल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन क्रॉस वैलिडेशन इज मोस्ट इफेक्टिव। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल कब होती है। सबसे कॉमन सिनेरियो क्या है, लिमिटेड डेटा अवेलेबिलिटी। रियल लाइफ में डेटा हमेशा अबंडेंट नहीं होगा हर किसी केस में। मेडिकल फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च में या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में डेटा काफ़ी लिमिटेड होता है। ऐसे केसेस में अगर आप सिर्फ एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पर डिपेंड करोगे तो एवोल्यूशन अनरिलायबल हो जाएगा। क्रॉस वैलिडेशन यहाँ से राइज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये हर डेटा पॉइंट का मैक्सिमम यूज़ करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ केस होता है मॉडल कंपैरिजन एंड सिलेक्शन। जब डिसाइड कर रहे होते हो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेटर है या रैंडम फॉरेस्ट, तो क्रॉस वैलिडेशन के बिना डिसीजन लेना प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। तीसरा सिनेरियो, जब हाई ओवरफिटिंग रिस्क, है ना, कॉम्प्लेक्स मॉडल जैसे ग्रेडियंट बूस्टिंग, डीप नेटवर्क्स ईजिली ट्रेनिंग डेटा पर फिट हो जाते हैं। क्रॉस वैलिडेशन यहाँ एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम कर रहा होगा, जो बताता है कि मॉडल रियलिटी में कैसे बिहेव कर रहा होगा, है ना, कैसे बिहेव करेगा। इसीलिए रिसर्च पेपर्स, केगल कॉम्पिटिशन्स और इंडस्ट्री पाइपलाइंस में क्रॉस वैलिडेशन को स्टैटिस्टिकली रिलायबल एवोल्यूशन टूल माना जाता है। Okay, so I hope it is clear to you when cross validation is most effective. Is unnecessary, कब कब हो सकता है। अब एक बहुत मैच्योर मशीन लर्निंग थिंकिंग डेवलप करते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन हर जगह ज़रूरी नहीं होता क्या। इज़ इट ट्रू? यस। अगर आपके पास एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट है, जैसे मिलियंस ऑफ सैंपल्स, तो सिंगल ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट स्प्लिट काफ़ी रिलायबल हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पर ये अननेसेसरी हो जाएगा। इस केस में सीवी क्रॉस वैलिडेशन सिर्फ कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ाएगा, है ना। आपकी जो कंप्यूटेशन कॉस्ट होगी वो बढ़ा देता है बिना सिग्निफिकेंट बेनिफिट के। कुछ ज़्यादा खास सिग्निफिकेंट जो बेनिफिट था वो तो मिला नहीं, क्योंकि जो स्प्लिट जो सिंगल ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट स्प्लिट था वो भी रिलायबल है, ये भी रिलायबल है, तो उसकी तो कंपटीशन कॉस्ट भी कम थी, इसकी कंपटीशन कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसने तो केवल कंपटीशन कॉस्ट में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया है, कुछ खास रिजल्ट में तो इसका कुछ खास सिग्निफिकेंट बेनिफिट देखने को मिला नहीं। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन ज़्यादा नेसेसरी नहीं है ना, अननेसेसरी है। दूसरा सिनेरियो होता है कि जब सिंपल बेसलाइन मॉडल्स का, जब आप सिर्फ एक रफ बेसलाइन बना रहे हो ताकि फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स मेजर हो सकें, तब सी बी ओवरकिल हो सकती है। तीसरा केस कब है, जब रियल टाइम और कंटिन्यूसली रीट्रेंड सिस्टम्स के साथ आप इंटरेक्ट करें, जैसे रिकमेंडेशन इंजन्स या एड रैंकिंग सिस्टम्स जो डेली या आवरली रिट्रेन होते हैं। यहाँ स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टैटिस्टिकल परफेक्शन से। इसलिए एक अच्छा प्रोफेशनल एमएल इंजीनियर वही है जो क्रॉस वैलिडेशन को ब्लाइंडली नहीं बल्कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना सीख जाए। ओके। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ाना नहीं है, कंडीशन के साथ और कॉस्ट के साथ, टाइम के साथ रिलायबिलिटी का बैलेंस बनाना है। ओके, सो हमने ये भी समझा कि क्रॉस वैलिडेशन मोस्ट इफेक्टिव कब है। हमने ये भी समझा क्रॉस वैलिडेशन जो है वो सिंगल स्प्लिट ट्रेन टेस्ट से भी कम नेसेसरी कब किस कंडीशन में है। एंड अब हम समझेंगे इसकी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। ओके, प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। सबसे पहले आता है आपका मशीन लर्निंग कंपटीशन जैसे कैगल।
कैगल में लीडर बोर्ड स्कोर तभी इम्प्रूव होता है जब आपका लोकल क्रॉस वैलिडेशन स्कोर रिलायबल हो। टॉप केगल कॉम्पिटिटर्स अपनी पूरी स्ट्रेटजी क्रॉस वैलिडेशन के अराउंड डिज़ाइन करते हैं। दूसरा क्रिटिकल डोमेन है मेडिकल एआई। यहाँ गलत एवोल्यूशन का मतलब होता है गलत डायग्नोसिस, एंड गलत डायग्नोसिस यानी कि गलत रिजल्ट्स जो रियल ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर सकता है ना। इसीलिए मेडिकल एमएल मॉडल्स हमेशा स्ट्रिक्ट क्रॉस वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। तीसरा डोमेन इसका क्या है, एनएलपी एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। यस, टेक्स्ट डेटा में हाई डायमेंशनलिटी होती है और ओवरफिटिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। क्रॉस वैलिडेशन यहाँ मॉडल रॉबस्टनेस जज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइनली फाइनेंस एंड फ्रॉड डिटेक्शन। हाउ, यहाँ इम्बेलेंस डेटा, कंसेप्ट ड्रिफ्ट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो क्रॉस वैलिडेशन है यहाँ पर, क्रॉस वैलिडेशन हेल्प्स एंश्योर कि मॉडल सिर्फ पास डेटा पर नहीं बल्कि फ्यूचर अनसीन केसेस पर भी रिलायबल रहे, है ना। इसीलिए इंडस्ट्री क्रॉस वैलिडेशन को ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म की तरह ट्रीट करती है। ओके, सो सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस्ट्री एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर ये प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है क्रॉस वैलिडेशन का। सो अब हम आगे समझते हैं एडवांस्ड एवोल्यूशन मेथड्स बियॉन्ड द क्रॉस वैलिडेशन। यहाँ पर इस सेशन का जो स्कोप है, व्यू है, वो थोड़ा और ब्रॉडन और थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर हम समझेंगे क्रॉस वैलिडेशन पावरफुल है लेकिन ये फाइनल फ्रंटियर नहीं है। एक अल्टरनेटिव टेक्निक होती है बूट स्टेप रिसैम्पलिंग। इसमें हम डेटा को रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल करते हैं और मल्टीपल सूडो डेटा सेट्स बनाते हैं। ये टेक्निक स्पेशली अनसर्टेनिटी एस्टिमेशन के लिए यूज़फुल होती है। दूसरा अप्रोच होता है हमारे पास मॉन्टे कार्लो वैलिडेशन, जिसमें क्या होगा, इसमें मल्टीपल रैंडम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स बनाते हैं और एवरेज परफॉर्मेंस निकालते हैं। ये क्रॉस वैलिडेशन से थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है लेकिन स्टैटिस्टिकली गारंटीज थोड़ी वीक होती हैं। ओके, एडवांस रिसर्च में एक और कंसेप्ट आपको दिख सकता है, दैट इज क्रॉस डेटा सेट ट्रांसफर, सॉरी, क्रॉस डेटा सेट ट्रांसफर टेस्टिंग। ओके, यहाँ मॉडल को एक डेटा सेट पर ट्रेन और बिल्कुल अलग डेटा सेट पर टेस्ट किया जाता है। ये रियल वर्ल्ड जनरलाइजेशन का सबसे स्ट्रिक्ट टेस्ट माना गया है। और फाइनली एनसेम्बल बेस्ड सिस्टम में क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ होता है मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करने और एवरेज करने के लिए। मतलब क्रॉस वैलिडेशन सिर्फ एवोल्यूशन टूल नहीं है बल्कि रॉबस्ट सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट बन जाता है। ओके, सो this is all about this section of this session। अब हम इस लास्ट और फाइनल सेशन में इस सेक्शन में देखेंगे समरी ऑफ दिस सेशन, गोल्डन रूल्स, और हमने इस सेशन से क्या क्या सीखा और कितने लेवल तक हम सीख पाए हैं, वो अब हम इस सेशन के इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने इतना कुछ सब कुछ पढ़ा क्रॉस वैलिडेशन के बारे में, क्या है, क्या टेक्निक हैं, कितनी तरह की टेक्निक्स इसके अंदर हैं, इससे क्रॉस वैलिडेशन के अलावा क्या क्या टेक्निक्स थी, क्रॉस वैलिडेशन कब ज़रूरी है, कब ये अननेसेसरी है, इसके जब ये अननेसेसरी है तो कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, एंड बहुत कुछ हमने क्रॉस वैलिडेशन के बारे में देखा। एंड क्रॉस वैलिडेशन की प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये सब कुछ हमने देखा। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आता है वाई क्रॉस वैलिडेशन मैटर्स। नाउ एज वी मूव टुवर्ड द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर, let us clearly understand why cross validation truly matters in ML machine learning. Cross validation is not just a technical trick or library function, it is a statistical discipline that ensures our models are evaluated fairly, consistently, and responsibly. Okay, it helps us move beyond optimistic accuracy numbers and provides a realistic estimate of how a model will perform on unseen data. Okay, by reducing the overfitting risk and exposing the instability early, cross validation builds trust in our models, trust that is essential before deployment in real world systems. Whether we are working on academic research,
इंडस्ट्रियल एमएल पाइपलाइंस और सेफ्टली क्रिटिकल एप्लीकेशन. क्रॉस वैलिडेशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स. ओके. सो सो क्रॉस वैलिडेशन चाहे कोई सी भी वर्किंग फील्ड हो, एकेडमिक रिसर्च की हो, इंडस्ट्रियल एमएल पाइपलाइंस की हो, या फिर सेफ्टली क्रिटिकल एप्लीकेशंस की हो, हर जगह वो फाउंडेशन फॉर्म करता है किसके लिए? रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल एआई सिस्टम्स के लिए. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस वैलिडेशन समरी, है ना. क्यों क्यों पढ़ रहे थे, क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर सीखा. अब हम क्रॉस वैलिडेशन के एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला को समझते हैं, दैट इज कोर एवोल्यूशन फॉर्मूला. जब हम क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ एक नंबर नहीं मिलता, बल्कि दो चीज़ें मिलती हैं. फाइनल स्कोर. फाइनल स्कोर कैसे डिनोट होगा? मीन ऑफ क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड स्कोर्स प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन. अब इसका मतलब सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स के रूप में नहीं है. इसका जो मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन है. कैसे? मीन स्कोर हमें बताता है कि एवरेज केस में मॉडल का परफॉर्मेंस क्या होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताएगा कि परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट है. अगर मीन हाई है और स्टैंडर्ड डेविएशन लो है तो इसका मतलब सीधा सा होगा कि मॉडल स्ट्रॉन्ग भी है और रिलायबल भी, है ना. लेकिन अगर मीन हाई हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो तो मॉडल रिस्की है. ओके. सो प्रोफेशनल मशीन लर्निंग में डिसीजन हमेशा मीन प्लस स्टेबिलिटी के बेसिस पर लिए जाते हैं, सिर्फ एक हाई स्कोर पर नहीं. ओके. सो आगे देखते हैं की स्ट्रेंथ्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन. अब क्रॉस वैलिडेशन की कोर स्ट्रेंथ को क्लियरली समराइज कर लेते हैं यहाँ पर. सबसे पहली स्ट्रेंथ है रिलायबल परफॉर्मेंस एस्टिमेशन. जो सीवी है रैंडमनेस को स्मूथ करता है और एवोल्यूशन को स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल बनाता है. दूसरी स्ट्रेंथ क्या है? स्मॉल डेटा सेट के लिए इफेक्टिव है. ओके. जब डेटा लिमिटेड होता है सीवी हर क्रॉस वैलिडेशन हर डेटा पॉइंट का मैक्सिमम यूज़ कराता है. थर्ड स्ट्रेंथ क्या है? मिसलीडिंग मैट्रिक्स से प्रोटेक्शन. सिर्फ एक्यूरेसी के ट्रैप से क्रॉस वैलिडेशन हमें बाहर निकालता है और रियल जनरलाइजेशन दिखाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रॉस वैलिडेशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एवोल्यूशन मेथड है. अगर आप क्रॉस वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप एवोल्यूशन को प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, ना कि ट्रायल एंड एरर मोड में, है ना. लेकिन किसी भी टेक्निक के जितने फ़ायदे हो सकते हैं उतनी लिमिटेशंस, उतने डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं. तो ये कहाँ पर लिमिट कर रही है क्रॉस वैलिडेशन, ये भी देख लेते हैं. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रॉस वैलिडेशन. क्रॉस वैलिडेशन हर हर केस में हर बार इतनी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसके साथ लिमिटेशंस भी जुड़ी हुई हैं. सबसे पहली लिमिटेशन है कंप्यूटेशनल कॉस्ट. मल्टीपल फोल्ड्स का मतलब है मल्टीपल ट्रेनिंग साइकिल्स जो टाइम और रिसोर्स दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, है ना. सेकेंड लिमिटेशन क्या है? डेटा टाइप डिपेंडेंसी. टाइम सीरीज डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा, ये कंसेप्ट ड्रिफ्ट सिनेरियोज में नॉर्मल सीवी का यूज़ गलत हो सकता है ना. तो तीसरी लिमिटेशन क्या है? जो क्रॉस वैलिडेशन डेटा लीकेज से इम्यून नहीं होती. अगर प्री प्रोसेसिंग गलत तरीके से की गई तो सीवी भी फॉल्स कॉन्फिडेंस दे सकती है. इसीलिए एक मैच्योर प्रोफेशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर क्रॉस वैलिडेशन को ब्लाइंडली नहीं मानते, बल्कि उसके अजम्पशंस और कंस्ट्रेंट को समझकर यूज़ करते हैं. अब आगे मूव करते हैं एंड देखते हैं व्हाट आर द गोल्डन रूल्स फॉर द क्रॉस वैलिडेशन. इन रूल्स को फॉलो करने पर आपकी एवोल्यूशन कभी मिसलीडिंग नहीं होगी. रूल नंबर 1, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमेशा स्ट्रैटिफिकेशन यूज़ करें. रूल नंबर 2, ट्रेन और टेस्ट डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन कभी मिक्स नहीं होने चाहिए. स्केलिंग, इनकोडिंग, फीचर सिलेक्शन सब कुछ फोल्ड के अंदर होना चाहिए. रूल नंबर 3, एक फाइनल टेस्ट सेट हमेशा अनटच्ड रखें. क्रॉस वैलिडेशन डिसीजन मेकिंग के लिए है, मार्केटिंग या हाइप के लिए नहीं. और लास्ट रूल, सीवी स्कोर को समझने के लिए यूज़ करें, प्रूव करने के लिए नहीं,
है ना। ये रूल फॉलो करना आपको बिगिनर से प्रोफेशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनाने में हेल्प करेगा। ओके, सो इट इज़ टाइम टू रिकैप। Let us conclude this lecture by revisiting the big picture. Uh, Cross validation is essential, repeated, fair, and disciplined testing of machine learning models. Okay, it plays a central role in model selection, hyperparameter tuning, overfitting detection, and trust building in AI system. Most importantly, cross validation make machine learning reproducible, defensible, and engineering ready. If there is one takeaway from this lecture, it is this: a model that can't be evaluated properly should never be deployed. With this, we conclude our session on cross validation robust model evaluation. Okay, thank you for watching this lecture. I will see you in the next session of our AI and machine learning series. Thank you so much.